नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। भारत का मीडिया राजनीति से लेकर पॉपुलर कल्चर तक सब नैतिकता की चपेट में आ गए हैं। आलम यह है कि 100 करोड़ की उगाही करने के आरोपी तिहाड़ शिरोमणि भी नैतिक हो गए हैं। और हम हमारे देश में ब्लैक और व्हाइट की तरह उन सिंगर्स को अलग अलग श्रेणी में रख पाएंगे। एक वो जो नैतिक रूप से सही हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। दरअसल नैतिकता की पिपीहिरी सुधीर चौधरी ने ही बजानी शुरू की थी। इसके बाद यह सब और बजने लगी। जो नैतिक रूप से सही है, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हम इस दुनिया की नैतिक धुरी है। दिलफरेब गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ और सुधीर चौधरी के बीच शुरू हुई नैतिकता की होड़ में भारत के मीडिया की नैतिकता के तकाजे भी जुड़ गए। दिलजीत दोसांझ ने खुले मंच से सुधीर चौधरी को एक चुनौती दी। चुनौती भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे फेक न्यूज से बचने की चुनौती। एक एंकर साहब हैं टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। सो अगर आपने ये गलत न्यूज फैलाई है तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप सही न्यूज फैलाएं। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि सही न्यूज दिखाएं प्लीज। जिसकी प्रतिष्ठा दशक की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैलाने की रही हो, उसे इस तरह का चैलेंज देना मतलब हवा में मुक्का मारना है। पर दिलजीत ने यह चैलेंज सुधीर चौधरी को क्यों दिया, वह भी आप जान लीजिए। तो दिलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें सस्ते गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। इसीलिए शुरुआत हमने सुधीर चौधरी के नैतिक प्रवचन से की थी। सुधीर चौधरी की नैतिकता बेहद सिलेक्टिव और अधिकतर मौकों पर अंधी होती है। अंधी नैतिकता आप समझते हैं, मैं समझाता हूं। अश्लील संगीत के पायदान पर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके सामने दिलजीत दूर दूर तक ठहरते नहीं, लेकिन ये लोग भाजपा के पाले में खड़े हैं। इसलिए सुधीर चौधरी को नैतिकता और सभ्यता पर कभी इनसे कोई संकट महसूस नहीं हुआ। संकट नहीं महसूस हुआ इसलिए कभी कोई ब्लैक एंड व्हाइट शो करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। वरना मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन शुक्ला तक सभ्यता और मर्यादा की पूरी फहरिस्त है, जिस पर कोई नैतिक प्रवचन तिहाड़ शिरोमणि ने आज तक नहीं दिया। नैतिक प्रवचन की पाठशाला में बस इतना ही। गए हफ्ते देश की सियासत में इससे ज्यादा जरूरी चीजें हुई हैं, उन पर बात करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में यथास्थिति बनी रही। महाराष्ट्र भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीता तो झारखंड इंडिया अलायंस के पाले में गया। बहुत ही स्पष्ट जनादेश महाराष्ट्र में मिला है, बहुत ही स्पष्ट जनादेश झारखंड में मिला है। ये तय है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय होगा, लेकिन ज्यादातर लोग अब ये कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उस रेस में सबसे आगे होंगे। झारखंड में भी ये अब स्पष्ट है। शुरू में ऐसा लग रहा था, शुरू के 2-2.5 घंटों में जब ये मतगणना शुरू हुई कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन अब झामुमो प्लस का जो अलायंस है, झामुमो कांग्रेस और वामपंथी दलों का, वो इस चुनावी लड़ाई में काफी आगे हो गया है और हेमंत सोरेन एक बार फिर वहां मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में भी आई। लगातार गलत वजहों से चर्चा में रहे गौतम अडानी पर अब अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ है और उनकी गिरफ्तारी का फरमान आया है। आरोप है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे ने भारत के अधिकारियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी और अपने निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलकर अरबों डॉलर का निवेश जुटाया और जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की। अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगा है। इस मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर न्यूयॉर्क की अदालत ने इंडाइटमेंट यानी आरोप पत्र दाखिल किए हैं। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कुछ अधिकारी और अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एक अधिकारी सिरिल कैबिन्स के ऊपर शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। अमेरिका में यह मामला मार्च 2023 से चल रहा था, लेकिन अडानी समूह ने इसे अपने शेयर धारकों से छुपाया और अमेरिका में अजूर पावर के साथ मिलकर नए निवेश जुटाते रहे। अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि भारत के सेबी के समकक्ष संस्था है, इसका काम है आम निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
SEC ने आरोप लगाया है कि रिन्यूएबल ऊर्जा कंपनियों अडानी ग्रीन और अजूर पावर को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अरबों डॉलर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर रिश्वत बांटी और अपने निवेशकों को इससे अनजान बनाए रखा। इस मामले में सभी 8 नामजद लोगों पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत धोखाधड़ी संबंधी प्रावधानों का इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने और सजा देने की मांग की गई है। यह रिश्वत कांड 2020 से 2024 के बीच भारत में अंजाम दिया गया। SEC के मुताबिक अडानी ग्रीन ने इस दौरान अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाए और अजूर पावर, जो कि अडानी समूह के साथ मिलकर कारोबार कर रहा था, वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था। अमेरिकी अधिकारियों की दिलचस्पी मुख्य रूप से अडानी ग्रुप की गतिविधियों और उनके अमेरिकी निवेशकों से संबंधित है। अडानी समूह ने 2021 में अडानी ग्रीन कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें अमेरिकी निवेशक शामिल हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अडानी समूह ने 21 नवंबर को अपना पक्ष रखते हुए एक्स पर एक प्रेस नोट पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। जैसे कि स्वयं अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है, अभियोग में कही गई बातें सिर्फ आरोप हैं और आरोपित को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए। इसलिए हर संभव कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अडानी समूह हमेशा से अपने अधीन सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं। इन आरोपों के बाद 22 नवंबर को अडानी समूह के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। बाजार बंद होने तक अडानी ग्रुप के शेयरों में 23% की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रवार को भी यह ट्रेंड जारी रहा। दूसरी तरफ अडानी समूह के दूसरे देशों में फैले व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। केन्या ने नैरोबी के मुख्य हवाई अड्डे का संचालन हासिल करने का प्रस्ताव और एनर्जी और पेट्रोलियम से जुड़ी डील को रद्द कर दिया है। और इस समय की बड़ी खबर केन्या से आ रही है। आपको बता दें, केन्या ने अडानी समूह को दिया बड़ा झटका। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ अपनी डील को रद्द कर दिया है। केन्या के राष्ट्रपति रूतो ने यह ऐलान किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान केन्या के राष्ट्रपति रूतो ने अडानी समूह के साथ हुई एनर्जी और पेट्रोलियम से जुड़ी डील को रद्द करने का ऐलान किया है। अडानी समूह के व्यापार पर ऐसी ही नकारात्मक खबरें बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से भी आ रही हैं। इतनी सारी खबरों के बीच अडानी समूह के चैनल NDTV ने इस अंतर्राष्ट्रीय खबर पर कोई प्राइम टाइम नहीं किया, सिवाय ये बताने के कि गौतम भाई और अडानी समूह पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिका में जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हैं, उस पर अडानी ग्रुप ने अमेरिका में रिश्वत के आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। जैसे ही यह खबर आई, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी समूह के ऊपर निशाना साधा। And Mr. Adani has done apparently one 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजे आ गए। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इसे देखकर अडानी समूह के स्वामित्व वाले NDTV के प्रधान संपादक संजय पुगलिया को लगा कि यही मौका है राहुल गांधी से हिसाब किताब बराबर करने का। गिरफ्तारी की तलवार और घूसखोरी के इल्जाम गौतम अडानी पर लगे हैं। जीत भाजपा को मिली है और दोनों को आपस में मथ कर पुगलिया जी ने कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर कर दी। आप भी देखिए। बीजेपी का ऐसा डोमिनेंस किसको चाहिए? कोई पब्लिक नहीं चाहती है कि ऐसा डोमिनेंस हो, लेकिन अगर अपोजिशन ऐसी एंटी डेवलपमेंट, ऐसा एंटी नेशनल, ऐसा एंटी बिजनेस एंड नो प्रो पीपल क्या कर रहे हैं? उन्होंने 3,000 रुपए दिए, मैं 5,000 रुपए दे दूंगा। ये कोई पॉलिटिक्स होती है क्या? इसीलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी, अगर आप लोगों को ये लग रहा है मेरी बातों से कि भ्रम हो रहा हो कि कांग्रेस पार्टी जागेगी इस झटके के बाद भी, तो इसको भूल जाइए। यह देखकर मेरी तरह आप भी चकरा गए होंगे कि भाजपा की जीत
कांग्रेस की हार से अडानी समूह और व्यापार विरोधी होने का क्या रिश्ता है? ऐसा लगा कि पुगलिया जी अडानी पर कांग्रेस के हमले की कसर महाराष्ट्र के नतीजों से निकाल रहे हैं। व्यापार और राजनीति का यह रिश्ता हम भी पिछले 10 सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है किसी दिन पुगलिया जी यह रहस्य भी देश को समझाएंगे। यह काम सिर्फ एनडीटीवी नहीं कर रहा था। अडानी समूह का फैला हुआ रायता समेटने के लिए खबरिया चैनलों के तमाम हुड़क-चुल्लुओं के बीच होड़ लगी थी। भक्ति साबित करने का मौका हाथ से निकल न जाए, इस चक्कर में नाविका कुमार ने झूठ और सच की झड़ी लगा दी। पहले आप बहन नाविका का ये टोन सुनिए। आप सोचेंगे अब की बार तो राहुल गांधी को वाकई अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मौका मिल गया, लेकिन ठहरिए। चेहरे पर भाव और शब्दों का चयन ऐसा कि आप हमारे मौसा जी को ऐसे कैसे गरिया कर चले जाएंगे। खैर, इस शो के दौरान नाविका ने जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया वह एक बार फिर से इस बात को साबित करता है कि क्यों पत्रकारिता में आपको निवेश करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आधारित पत्रकारिता ही जनहित और लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत कर सकता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप स्वतंत्र और विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी का विज्ञापन नहीं लेते, न किसी सरकार का, न किसी कॉरपोरेट का। नाविका कुमार जैसे लोगों के लिए पत्रकारिता सिर्फ धंधा है। आधा सच और आधा झूठ बोलकर वो जो बता रही हैं उसे पहले आप सुन लीजिए। जिन राज्य सरकारों के बिजली कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आरोप लगे हैं वो हैं ओडिशा, बीजेपी सरकार नहीं थी, तमिलनाडु, बीजेपी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़, तब कांग्रेस की सरकार थी, और आंध्र प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। हाँ, जम्मू कश्मीर एक राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन था, यानी जिस समय के ये मामले हैं उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, बाकी बीजेपी या बीजेपी से समर्थित सरकारें किसी राज्य में नहीं थी। ये बता रही हैं कि ओडिशा में किसकी सरकार थी, कश्मीर में किसकी सरकार थी, आंध्र में किसकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी, लेकिन मोहतरमा ये नहीं बता रही हैं कि आंध्र में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, जो पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को आंख मूंद कर समर्थन देती रही। इसी सरकार पर सबसे ज्यादा 1750 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार मोदी सरकार की हर नीति का आंख बंद कर समर्थन करती रही। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के जरिए भाजपा ही सत्ता चला रही थी। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जरूर विपक्ष की सरकारों के हाथ में थे, लेकिन अब हम इससे ज्यादा जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी व्यापारिक घराने पर घूस देने, भ्रष्टाचार करने का आरोप है, तब खबरिया चैनलों पर बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए? अडानी की गड़बड़ियों, उनके धंधों पर बारंबार लगने वाले आरोपों, उनके भ्रष्ट कामकाज पर सवाल होना चाहिए, या फिर इस तरह की व्हाटअबाउटरी होनी चाहिए? एक व्यापारिक समूह 2,500 करोड़ से ज्यादा की घूस देता है, उसे ये कहकर बचाया जा रहा है कि राज्यों में किसकी सरकार थी। जिन राज्य सरकारों से गौतम अडानी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां से काम लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, उन्होंने रिश्वत दी, वो सारी राज्य सरकारें गैर बीजेपी की सरकारें हैं। इस एजेंडे की पोल तो तब खुल गई जब ये सामने आ गया कि जिस रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है वो रिश्वत तो उन राज्यों में दी गई जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगी हो या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ने ऑफिस ने अडानी पर भारत में जहां रिश्वत या घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया ना कि अडानी ने 2200 करोड़ की घूस दी, कहां दी? जिन राज्यों में दी वहां या तो कांग्रेस सरकार थी या इंडिया अलायंस की सरकार। बिना कोई आरोप साबित हुए ही जेल भेजने, सजा सुनाने, कंगारू कोर्ट लगाने के लिए बदनाम भारत के खबरिया चैनलों के एंकराएं अचानक से कानून और व्यवस्था की दुहाई देने लगे। मसलन तिहाड़ शिरोमणि के मुताबिक पूरे मामले की जांच हो जानी चाहिए, अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं। लोग जाने क्यों अडानी को दोषी साबित करने पर आमादा हो गए हैं। अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मामले को सिर्फ अभी उन्होंने स्वीकार किया है और सिर्फ गौतम अडानी को आरोपी बनाया है। अभी तो आरोपी सिर्फ बनाया है, अभी ये मामला आगे तक चलेगा। गौतम अडानी भी अपना केस लड़ेंगे। आरोपी बनाने पर ही हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, और खासतौर पर जो नेता हैं, उन्होंने पहले ही ये मान लिया कि गौतम अडानी दोषी हैं और असल में उन्हें गौतम अडानी से कुछ लेना देना नहीं। असली निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तिहाड़ शिरोमणि की यह अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। अंतिम निर्णय आने दीजिए, लेकिन जैसे ही आप दरबारी एंकरों को थोड़ा सा मौका देते हैं, अगले ही पल वो कोई न कोई नया खटकरम करके आपको गलत साबित कर देते हैं। जैसे कि अडानी के मामले में केस दर्ज हो गया है, 2,500 करोड़ से ज्यादा की घूस देने का आरोप है, अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट है, लेकिन अडानी का बचाव करने के लिए सब एक हो गए। किसी चैनल पर हैशटैग अडानी घूस कांड, हैशटैग अमेरिका में फंसे अडानी, हैशटैग अडानी तो गयो टाइप हैशटैग देखने को नहीं मिले। लेकिन उसी घटना के एक दिन बाद सभी चैनलों पर कुछ इस तरह के हैशटैग प्रमुखता से चलाए गए। बिटकॉइन स्कैंडल, बिटकॉइन घोटाला, बीजेपी के लिए गले की हड्डी, बिटकॉइन स्कैम, महाराष्ट्र क्रिप्टो स्कैम। अब लगे हाथ इन हैशटैग का सच भी जान लीजिए। यह एक फेक ऑडियो था जिसके ऊपर हर चैनल ने बाकायदा शो किया। 19 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के मतदान से एक दिन पहले विपक्षी महाविकास अघाड़ी नेताओं के खिलाफ क्रिप्टो करेंसी घोटाले की खबरें चलाई गई। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा ने अपने आधिकारिक हैंडल से 19 नवंबर को किया। रात 11 बजे भाजपा ने AI जनरेटेड वॉइस रिकॉर्डिंग को शेयर कर एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सूले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सूले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। कुछ घंटों के बाद फैक्ट चेक संस्था बूम ने इन फर्जी ऑडियो की जांच की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चैनल दर चैनल फर्जी AI जनरेटेड ऑडियो को सुप्रिया सूले नाना पटोले की बातचीत बताकर दिन भर चलाया गया। सूले ने बाद में चुनाव आयोग और पुलिस में साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की और भाजपा को मानहानि का नोटिस भेजा। अब आप सोचिए कि मतदान से ठीक एक दिन पहले देश पर राज करने वाली पार्टी अपने आधिकारिक हैंडल से एक फर्जी सूचना फैलाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, खबरिया चैनल उसे लूप में प्रसारित करते हैं, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से उसे फैलाया जाता है, लेकिन तथ्यों की बात नहीं होती। इंडिया टुडे ने मतदान के दौरान कई शोज में इस AI जनरेटेड क्लिप को बिना किसी डिस्क्लेमर के प्रसारित किया, इसकी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया। और फिर शाम को इंडिया टुडे की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि ये तीनों ऑडियो क्लिप AI जनरेटेड थे। इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी और राहुल कंवल ने इस फैक्ट चेक को अपने शो में जगह दी, लेकिन तब तक शाम के 6 बज चुके थे, यानी महाराष्ट्र में मतदान समाप्त हो चुका था। India Today fact check team has used 3 publicly available tools to analyze these audio files that have been put out in public domain. With what we have also found out, Supriya Sule, it does seem that by using these 3 tools, that the audio samples seem to be AI generated. Meanwhile, political war is escalating over Maha Bitcoin scam, with BJP firing salvos at Sule and Patole. सुप्रिया सूले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहाँ कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम, टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई विल कम व्हेरेवर ही सेज। इंडिया टुडे का हिंदी चैनल आज तक भी पीछे नहीं रहा। बुलडोजर पर सवार होकर रिपोर्टिंग करने वाली अंजना ओम कश्यप 20 नवंबर को बिटकॉइन विशेषज्ञ बन बैठी थी। अपने शो हल्ला बोल में उन्होंने फर्जी खबर को बिटकॉइन कांड, बिटकॉइन बम घोषित कर दिया और महाराष्ट्र में हो रहे मतदान पर इसके प्रभावों की गंभीर व्याख्या की। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए बिटकॉइन में जो है उसको कन्वर्ट करके उसके बदले कैश मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए जांच को मैनेज कर देंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता शो में कह रहे थे कि वह फर्जी क्लिप है, AI से जनरेट की गई है, लेकिन बिटकॉइन विशेषज्ञ अंजना जी, जिनकी डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में थी, वो क्यों मानती?
बाद में अंजना के सहयोगी मुंबई ब्यूरो प्रमुख साहिल जोशी ने फैक्ट चेक यूनिट को कोट कर ऑडियो के एआई से जनरेट होने की बात कही। इंडिया टुडे के जो अफवाह और जो आउटसोर्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया टुडे की, उन्होंने एक स्टोरी अभी चला रहे हैं और उसमें उनका ये मानना है कि जो डीप फेकोमीटर है वो उन्होंने लगाया था अलग अलग इन मुद्दों पर, और इस पे उन्होंने पाया है जो उनका फाइंडिंग्स है उस पे उनका ये कहना है कि इसमें सुप्रिया सुले, अमिताभ गुप्ता, गौरव मेहता, इनकी जो एलिज सैंपल्स जो उनको इस क्लिप में मिले थे ये एआई जनरेटेड है। लेकिन यह सारा प्रपंच शाम 6 बजे यानी मतदान समाप्त होने के बाद हुआ। इसी तरह रिपब्लिक वर्ल्ड में अर्नब गोस्वामी ने भी इस फर्जी मुद्दे पर अपनी छाती 56 इंच होने का दावा किया। उनके मुताबिक इस मुद्दे को उठाने वाले वो एकमात्र सूरमा एंकर थे। गोस्वामी के दावे पर यकीन करें तो देश के बाकी समाचार चैनल इस राष्ट्रहित की कहानी को ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो भला हो रिपब्लिक का, जिसने जान जोखिम में डालकर इसे कवर किया और तमाम चश्मदीदों और गवाहों को सामने लेकर आया। आप किस तरह की फाइनेंशियल गिल्ली डंडा खेल रहे हैं क्लास 8 से, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। वैसे मैं आपको यही कहूंगा कि बिटकॉइन पे खो खो मत खेलिए, बिटकॉइन की खो खो मत करिए। और सवाल यह है, देखिए तारिक जी, ये मामला बड़ा कैसे हो गया कि बीजेपी ने इस पर राष्ट्रीय लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, तो ये मामला बड़ा हो जाता है। बीजेपी ने इस पर राष्ट्रीय लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, तो ये मामला बड़ा हो जाता है। सरकार के इशारे पर एक फर्जी खबर फैलाकर चुनावों को प्रभावित करने वाली यह खबर दरबारी मीडिया के एक और सिरमौर टाइम्स नाउ से भी नहीं बची। उन्होंने इसके लिए बिटकॉइन बवाल, बिटकॉइन बम जैसे मौलिक नाम दिए। दूसरी तरफ TV9 भारतवर्ष था जिसने इसे नगद घोटाला घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में बिटकॉइन विवाद पर सियासी घमासान जारी है। सुप्रिया सुले ने खुली बहस की चुनौती दी है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। No. That is not my voice. That is not my voice. त्रिवेदींनी अशी मला सांगितलं की सुप्रिया सुलेंनी बाहेर येऊन entire Bitcoin scandal, whatever is been alleged. भारत के अनैतिक और बेईमान हो चुके मीडिया चैनलों का सच जानने के लिए आपको इस हफ्ते की इन दोनों खबरों की कवरेज को देखना चाहिए। एक तरफ अडानी समूह है जिसके मालिक गौतम अडानी के ऊपर 2,500 करोड़ की घूस देकर मनमाफिक धंधे ठेके हासिल करने का आरोप है। दूसरी तरफ एक फर्जी ऑडियो क्लिप के आधार पर विपक्ष के नेताओं को फर्जी भ्रष्टाचार में फंसाने की थित रही है। ये चैनल एक तरफ अडानी के बचाव में उतरते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष को फर्जीवाड़े में फंसाते हैं। इन्हीं लोगों से आप लोकतंत्र को बचाने, उसके कमजोर से कमजोर नागरिकों की आवाज बनने की उम्मीद करते हैं। अभी भी मौका है, जाग जाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला 24 नवंबर को दंगे फसाद की चपेट में आ गया। यहाँ की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए फसाद में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले और गोलियां दागी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी और डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हुआ है। 15-20 पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब संभल में भी मंदिर मस्जिद विवाद गहराता दिख रहा है। एक जिला अदालत से मस्जिद के सर्वे का आदेश आता है, एक बार सर्वे होता भी है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे आते हैं, दूसरी बार सर्वे का समय आता है और फिर होता है जबरदस्त बवाल। हिंसा के बीच 30 थानों की फोर्स लगानी पड़ती है, फिर कुछ लोगों की जान चली जाती है। इस बीच पुरानी किताबें, पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इस घटना में मारे गए 5 में से 3 मृतकों के नाम सामने आए हैं, नईम, बिलाल और नोमान। इस मामले की शुरुआत बेहद संदिग्ध और संदेहास्पद है। संभल स्थित कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने इसी 19 नवंबर को दावा किया कि संभल की शाही मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर है। महंत ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर मस्जिद के सर्वे की मांग की। अदालत में बैठे जज साहब महंत से भी ज्यादा खलिहर और व्याकुल। उन्होंने चट याचिका स्वीकार की और पट सर्वे का आदेश देते हुए कहा, हफ्ते भर में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। सर्वे करने वाली टीम इन सबसे ज्यादा खलिहर। इधर जज ने आदेश दिया, उधर शाम होते होते टीम सर्वे के लिए मस्जिद पहुंच गई। इतना सब कुछ 19 नवंबर को ही हो गया।
जो सरकारी तंत्र आपका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए हफ्तों महीनों दौड़ाता है, वृद्धा पेंशन के लिए एड़ी घिसवा देता है, वही सरकारी तंत्र 500 साल पुरानी एक मस्जिद को एक दिन में सर्टिफिकेट देने के लिए बावला हो गया। इस अचानक पैदा हुए विवाद से माहौल में तनाव पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोग पूछने लगे कि जिस जगह को लेकर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, उस पर अब अचानक से सर्वे क्यों? 5 लोगों की मौत के बाद एक सवाल उन जिम्मेदार लोगों से पूछा जाना चाहिए कि हमारी स्थानीय अदालतों में बैठे लोग कितने जिम्मेदार, जवाबदेह, संवेदनशील और तटस्थ हैं। सामान्य ज्ञान भी ये कहता है कि इस तरह के किसी भी कदम से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। कोई भी निर्णय तमाम परिस्थितियों और संभावित नतीजों का आकलन करके देना चाहिए। इन सब चीज़ों से बेपरवाह जज साहब ने आदेश दे दिया। बाकी लोग आदेश को लागू करने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि 5 लोगों की जान चली गई। 24 नवंबर को सर्वे टीम दोबारा से सर्वे करने पहुंची थी। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सर्वे ठीक से चल रहा था, लेकिन अचानक से मस्जिद के बाहर पहुंची भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। विष्णु शंकर जैन इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। उन्होंने ही कैला देवी मंदिर के महंत के साथ मिलकर यह याचिका दायर की थी। विष्णु शंकर जैन की एक और पहचान यह है कि वो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। 29 नवंबर को इस केस की अगली सुनवाई होगी। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। कही जा रही थी बातें कि अंदर में इस हफ्ते की रिपोर्ट जिस्ट न्यूज से है, जिसे मेधा ने आप तक पहुंचाया है। यह कहानी झरिया धनबाद के उन कोयला खदानों की है जहां पिछले 100 सालों से आग लगातार दहक रही है। लेकिन इस पर्यावरणीय त्रासदी से परे एक और डरावनी तस्वीर झरिया के कोयला मजदूरों की है। वे, उनके बच्चे और उनके परिवार का दैनिक जीवन आग की लपटों और इससे निकलने वाली जहरीली गैस के बीच झूलता रहता है। तो लड़कियां फील्ड में खेल रही थी तो उसका पैर पूरा जल गया, पूरा एकदम जल। कैसे? खेल रही थी, क्रिकेट खेल रही थी तो भागते दौड़ते हुए आ गई। गेंदा लाने गई थी, बस पैर फटा हुआ गीस में घुस गया था। पहले जान का सुरक्षित था। सुरक्षित इसलिए था कि जहाँ पे जहरीली गैस रहता था वहाँ तक मजदूर नहीं जाता था। इंजीनियर पहले बता देता था। जहाँ पानी का डैम्प होता था उसको पहले बांध दिया जाता था, तब मजदूर कोयला काटने जाता था। वो सब चीज पहले सेफ्टी था, अब सेफ्टी नहीं है। कैसे? ब्लास्टिंग भी तो सर्वे करके उसको पूरा देख के की जाती होगी ना। शहर का सटे हुए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग होती है। कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं होता, पूरा शहर हिलता है, पूरा डस्ट फैलता है। डस्ट हम लोग खाते हैं, किडनी में बीमारी होता है, बहुत तरह बीमारी फैलता है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।